नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा, तो आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन यानी कि विलियन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है अणुसंख्यिक गुणधर्मों के असामान्य मान। देखिए, अणुसंख्यिक गुणधर्मों के असामान्य मान क्या होते हैं? देखिए बेटा, देखिए आपको बता दूं मैं, अणुसंख्यिक गुणधर्म जो होते हैं, अणु संख्य गुणधर्म जो हैं, इनके दो प्रकार के मान होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं आपको। एक तो होते हैं सैद्धांतिक और एक होते हैं प्रेक्षित। अणुसंख्यिक गुणधर्मों के दो प्रकार के मान होते हैं, एक सैद्धांतिक और एक प्रेक्षित। सैद्धांतिक जो मान है, इन्हीं को सामान्य मान कहते हैं, ठीक है। और प्रेक्षित जो मान होते हैं वो होते हैं आपके असामान्य मान। असामान्य मान, इज दैट क्लियर? अब देखिए, ये मान कब प्राप्त होते हैं? जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो उस वक्त विलय का ना तो वियोजन हो ना संगुणन हो, तो उसके जो मान है अणुसंख्यिक गुणधर्म, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इनको कहेंगे सामान्य मान, ठीक है। तो जब विलय का ना तो वियोजन हो, वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन हो, और ना ही संगुणन हो, है ना तो संगुणन हो ना ही वियोजन हो, तब उसके जो मान हैं उनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऐसे मान सामान्य मान कहलाते हैं, ठीक है। अब जो प्रेक्षित मान है वो असामान्य मान हो जाते हैं। असामान्य मतलब जो सामान्य मान होने चाहिए थे उनसे कुछ अलग, यानी कि ये गुण परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब इन गुणों के परिवर्तित होने के दो कारण हैं। ये सामान्य मान परिवर्तित होकर असामान्य हो जाते हैं, जिनके दो कारण हैं। पहला कारण है वियोजन। वियोजन जब कोई विलय पदार्थ को जब विलायक में घोलते हैं तो वह टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, तो इस क्रिया को वियोजन कहते हैं। ऐसे में अणुसंख्यिक गुणधर्म के जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है संगुणन। देखिए बेटा, वियोजन में तो क्या होता है, एक बड़ा अणु टूट कर कई छोटे छोटे अणुओं में विभाजित होता है, तो ये तो होता है वियोजन। और संगुणन में इसका उल्टा होता है, इसमें छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, इसको बोलते हैं संगुणन, ठीक है। अणुसंख्यिक गुणधर्मों के सामान्य और असामान्य मानों को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये है एसिटिक अम्ल। अब देखिए बेटा, अभी इसका अणुभार कार्बन के कितने हैं? 2 परमाणु, तो 2 इंटू 1 परमाणु का भार होता है 12, तो 12 दूनी 24, इसका परमाणु भार 24। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 का कितना हो गया? 32। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 और 1 4, तो 4 इंटू 1 परमाणु का 1 होता है, तो 4 का 4। इनका टोटल कर दीजिए, 4 4 8 और 2 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6। इसका अणुभार है 60, तो अणुभार जो है 60, ये हुआ सामान्य मान। ये क्या हुआ? सामान्य मान प्राप्त हुआ। मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो इसको, अणुभार को। ये इसका सामान्य मान है। अभी इसका ना तो संगुणन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है। अभी इस समय जो इसका अणुभार है वो 60 है, इसको बोलेंगे हम सामान्य मान, ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्रेक्षित मान की। तो क्या होता है कि जब इसको जल में घोलते हैं तो इसके दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर संगुणित हो जाते हैं। उस कंडीशन में इसको ऐसे लिखते हैं CH3COOH। ये एक एसिटिक अम्ल है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CH3COOH, इसको ऐसे लिख दिया। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, हैं? तो ये हो गया हाइड्रोजन बंध, बॉन्ड है। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणु आपस में संगुणित हो गए। अब इसका जो मोलर द्रव्यमान या जो अणु भार है वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एक अणु का 60 होता है तो दो का कितना हो गया, 60 × 2 = 120। तो ये जो 120 है ना, इसको बोलेंगे प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान। तो देखिए प्रेक्षित मान सामान्य मान का डबल हो गया, दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी अणु का वियोजन होता है तो उसका मान आधा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 1/2 गुणांक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं 1/2 गुणांक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पे बहुत से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और बहुत से क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं, ठीक है, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक 1/2 ने क्या किया, तो अणुसंख्यीय गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात 1/2 गुणांक कहलाता है। अणुसंख्यीय गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात 1/2 गुणांक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर अणुसंख्यीय गुणधर्मों के प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यीय गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान। अणुसंख्यीय गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान, ठीक है। तो अब देखिए अणुसंख्यीय गुणधर्म कौन कौन से थे। हमारे पास 4 अणुसंख्यीय गुणधर्म थे। जैसा कि हमने पढ़ा है, हमारे पास कुल 4 अणुसंख्यीय गुणधर्म थे। एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना, तो वो क्या था, ΔP बराबर ΔP प्रेक्षित बटे ΔP सैद्धांतिक हैं, ये 1/2 गुणांक कहलाता है। इसके अलावा दूसरा अणुसंख्यीय गुणधर्म था हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन, ΔTB प्रेक्षित बटे ΔTB सैद्धांतिक। तीसरा हमारे पास अणुसंख्यीय गुणधर्म था हिमांक में अवनमन, ΔTF प्रेक्षित बटे ΔTF सैद्धांतिक। और चौथा अणुसंख्यीय गुणधर्म था परासरण दाब, प्रेक्षित
बट्टे पाई सैद्धांतिक। लेकिन अगर हम मोलर द्रव्यमान की बात करें तो जितने भी ये अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं आपने, उनमें अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विलय के मोलर द्रव्यमान, विलय के मोलर द्रव्यमान, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के मोलर द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाहे आप चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों के सूत्रों में देख लें आप इस चीज़ को, तब इसके संदर्भ में अगर हम वान टॉप गुणांक देखेंगे तो I बराबर इनका उल्टा हो जाएगा। तो स्मॉल m सैद्धांतिक बट्टे स्मॉल m प्रेक्षित। स्मॉल m का मतलब हो गया विलय का अणुभार, ठीक है। अब देखिए बेटा कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें कि यदि I का मान 1 प्राप्त होता है, यदि वान टॉप गुणांक का मान 1 प्राप्त होता है तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान है वही सैद्धांतिक मान होगा। इसका मतलब ना तो वियोजन होगा ना संगुणन होगा है। तो I का मान 1 आता है, इसका मतलब ना तो वियोजन और ना ही संगुणन, ठीक है। और अगर दूसरी बात I का मान 1 से ज़्यादा आ जाता है, 1 से अधिक आता है, तब समझिए कि विलय का अणु वियोजन होता है, विलय का वियोजन होता है, विलय के अणु वियोजित होते हैं। तीसरी बात, यदि I का मान 1 से कम प्राप्त होता है, तब मान लीजिए कि विलय के अणु संगुणित होते हैं। संगुणित का मतलब आपस में जुड़ना, वियोजित का मतलब टूटकर अलग अलग होना। देखिए बेटा अगर वान टॉप गुणांक के साथ इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों को लिखा जाए तो इनके सूत्र इस तरह से हो जाएंगे। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो यहाँ पर जो स्मॉल w है विलय का ग्राम में भार, ये विलय का अणुभार, और कैपिटल विलायक का अणुभार, और कैपिटल M विलायक का भार, और कैपिटल W विलायक का ग्राम में भार। इसी तरह से क्वथनांक में उन्नयन को अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। इसी तरह से अगर हिमांक में अवनमन की अगर हम बात करें, हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन
स्मॉल m इंटू कैपिटल W, यानी कि विलायक का ग्राम में भार। ये सारे फॉर्मूला वो के वही हैं, बस केवल सब में I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं करना है इसमें। I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं करना। और फिर है परासरण दाब, परासरण दाब, तो ये है पाई इज इक्वस टू ICRT है। तो देखिए बेटा, अब हम वांट हाफ गुणांक और वियोजन की मात्रा में एक संबंध स्थापित करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वांट हाफ गुणांक I तथा वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। ये संबंध क्या है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं और क्या इसका यूज़ है, अभी सारा मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है A और इसका वियोजन होता है विलय, कोई विलय पदार्थ है A जिसका वियोजन होकर N अणु बन जाते हैं B के। तो ये टुकड़े हो गए, N टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। तो इसमें प्रारंभ में मोलों की संख्या है ना, तो इसकी प्रारंभ में मोल संख्या है 1 और इसकी है 0। ये कब? प्रारंभ में, ठीक है। फिर साम्यावस्था पर इसके अगर n अल्फ़ा बन रहे हैं तो इसमें से अल्फ़ा कम हो जाएंगे, तो इसके बच जाएंगे इसके बच जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा, और ये बन गया n अल्फ़ा। ये कब? साम्यावस्था में, साम्यावस्था में। तो विलय के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा है। ये 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा n माइनस 1। ये है विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या। देखिए बेटा, प्रेक्षित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वियोजन हो चुका। ये प्रारंभ में कुल मोल संख्या कितनी थी? प्रारंभ में जब वियोजन नहीं हुआ था तब इसकी कुल मोल संख्या है 1 प्लस 0, यानी कि 1 प्लस 0 बराबर 1। ये है विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या, सैद्धांतिक मोलों की संख्या है। और वियोजन के बाद कुल मोल संख्या इनकी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा विलय में के प्रेक्षित मोलों की संख्या है। तो अब हम अगर वांट हाफ गुणांक निकालना चाहें इसका, तो चूँकि I इज इक्वस टू होता है आपके प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, तो विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो इनके मान रखते हैं अपन, तो इनके मान में हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1 बट्टे 1 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वस टू, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, I इज इक्वस टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1। अब हमको तो अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू n माइनस 1 इज इक्वस टू 1 माइनस I, तो अल्फ़ा इज इक्वस टू हो जाएगा 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1। ये इक्वेशन जो है हमारे न्यूमेरिकल में काम में आएगी। इस पे किस प्रकार प्रश्न बनता है? LICL का 0.413% जलीय विलयन
-0.343 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यानी कि ये तो है इसका LiCl की सांद्रता, एक तरह से प्रतिशत सांद्रता 0.413% जलीय विलयन -0.343 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। लवण के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। जल के लिए Kf का मान यानी मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है तथा LiCl का मोलर द्रव्यमान 42.5 है। तो LiCl का मोलर द्रव्यमान यानी दे रखा है, तो ये सैद्धांतिक मान है। तो LiCl का मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान जो है वो कितना है, 42.5। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। LiCl का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है, 42.5। अब हम प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान के लिए ये डिजिट जो दे रखी है इनसे निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू मोललता यानी कि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये फॉर्मूला हमारे पास हिमांक में अवनमन वाला फॉर्मूला है। अब आपको तो m निकालना है, तो इस m को इधर ले लें और बाकी को इधर ले लें। तो स्मॉल m बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब देखिए ये राशियाँ कहाँ से आएगी। KF का मान दे रखा है, ये रहा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। दूसरा चाहिए W यानी कि इतना प्रतिशत का मतलब होता है 100 ग्राम पे, है ना, प्रति 100 ग्राम पे। यानी कि विलायक का भार तो हो जाएगा 100 और विलय का भार है ये, तो ये स्मॉल w हो जाएगा स्मॉल w 0.413 ग्राम और विलायक का कैपिटल W अपन 100 मान लेंगे क्योंकि प्रतिशत है ना ये, यानी 100 पे 0.413 है ग्राम, ठीक है। अब इन सब के मान इसमें पुट कर देंगे हम। तो और डेल्टा TF भी दे रखा है, डेल्टा TF यानी इसका हिमांक में अवनमन भी दे रखा है 0.343 डिग्री सेल्सियस, है ना। इन सब के मान हम इसमें रख देते हैं, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 0.413 इंटू 1000 अपॉन 0.343 इंटू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.4। तो ये क्या आया 22.4, LiCl का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है। पहले था LiCl का ऊपर सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। अब देखिए हमारे को निकालना है पहले I की वैल्यू, बिकॉज ऑफ I इज इक्वल्स टू सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान m सैद्धांतिक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बट्टे m प्रेक्षित। तो ये हो जाएगा सैद्धांतिक, तो मोलर द्रव्यमान कितना है इसका 42.5 और प्रेक्षित अभी हमने निकाला ये रहा 22.4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1.89, इसका मान आएगा 1.89 है। ये I का मान हमारे पास आया है, लेकिन हमें वियोजन की मात्रा यानी अल्फ़ा चाहिए, बिकॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अभी हमने निकाला था अल्फ़ा का मान, वो होता है I-1 अपॉन n-1। तो I का मान हमारे पास आ गया। अब n का मान चाहिए, तो n का मान कैसे निकालेंगे आप, LiCl का वियोजन करेंगे तो Li प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ n का मान कितना है, देखिए ये 1 और 1 2, कितने आयन बन रहे हैं, इसके 2 आयन बन रहे हैं, तो n बराबर हो गया यहाँ पर 2
और I बराबर है 1.89 ये वाला, तब अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1.89 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.89 है प्रतिशत। तो अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 89%। दूसरा है वांट ऑफ गुणांक I तथा संगुणन की मात्रा अल्फ़ा में संबंध। तो देखिए बेटा, वांट ऑफ गुणांक I तथा संगुणन की मात्रा अल्फ़ा में किस प्रकार हम संबंध ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए स्टार्टिंग में n मॉलिक्यूल थे A के, विलय के n मॉलिक्यूल है और ये आपस में संगुणित होकर B बना लेते हैं, है ना। तो प्रारंभ में इसका 1 मोल मान रहे हैं अपन, और ये 0, ये कब, प्रारंभ में, ठीक है। और साम्य अवस्था पर इसके अल्फ़ा बाई n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इतने मिलकर ये एक बना रहे हैं, सब आपस में मिलकर एक, तो ये n में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये है साम्यावस्था में है। तो देखिए, तो सैद्धांतिक मोल संख्या कितनी है, बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1, यानी कि संगुणन से पहले की ये कुल मोल संख्या है वो सैद्धांतिक मोल संख्या, और संगुणन के बाद ये प्रेक्षित मोल संख्या, प्रेक्षित मोल संख्या, यह आपकी हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n, ठीक है। तो अब देखिए I बराबर क्या होता है, वही प्रेक्षित मान बट्टे सैद्धांतिक मान, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n बट्टे सैद्धांतिक मान 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस I, इस I को इधर ले लेते हैं और इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये तो ये माइनस का, तो 1 माइनस I इज इक्वल्स टू, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई n, इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस I बराबर अल्फ़ा 1 माइनस 1 बाई n। अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो अब अल्फ़ा चाहिए आपको, तो अल्फ़ा, तो अब इसका क्या मान हो जाएगा, तो 1 माइनस I इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू n माइनस 1 अपॉन n। अब आपको तो चाहिए n अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस I इंटू n अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपकी आई, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, एक एग्जांपल है इसका। 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, यानी कि ये स्मॉल w दे रखा है, गिवन क्वांटिटीज़ हैं। स्मॉल w कितना है, 0.3 ग्राम, और 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, यानी कैपिटल W इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, और हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF 0.317 डिग्री सेल्सियस, और KF बराबर दे रखा है 5.1 केल्विन किलोग्राम
पर मोल। और सबसे पहले बेंजीन का, बेंजोइक अम्ल का, क्योंकि विलय कौन है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान है, जिसको अपन अणुभार कहते हैं, वो है 122, है ना। ये निकाल के देख लेंगे बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH में 122। अब हम प्रेक्षित निकालेंगे इस फॉर्मूले से, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हमको प्रेक्षित ये चाहिए ना, प्रेक्षित विलय का प्रेक्षित अणुभार, है ना, या मोलर द्रव्यमान संगुणन के बाद। तो इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर लेंगे, तो m, इसको लिख देता हूँ मैं प्रेक्षित, हैं, बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। तो इसमें मान रख देंगे 5.1 इंटू स्मॉल w, ये रहा 0.3 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF, ये रहा 0.317 इंटू कैपिटल W 20। इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 241 है। अब देखिए हमारे पास, अब हमको निकालना पड़ेगा I। तो I के लिए क्या है, M सैद्धांतिक बटे M प्रेक्षित। तो सैद्धांतिक कितना आया था 122 और प्रेक्षित कितना आ रहा है 241। तो यहाँ पर I जो है वो कितना आ रहा है, I आ जाएगा आपके 0.506। तो इस I के मान से ही पता चल रहा है, देखिए I का मान 1 से कम आ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था कि जब I का मान 1 होता है तो ना तो वियोजन होता है ना संगुणन होता है, और I का मान 1 से ज़्यादा होता है तो वियोजन होता है, जैसा कि पिछले उदाहरण में था। और I का मान 1 से कम है, तो इसी से पता लग जाता है 1 से कम है, इसका मतलब इसमें संगुणन हो रहा है। और संगुणन में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 2 बेंजोइक अणु जो हैं आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो इसमें N की वैल्यू हो जाती है 2। देखिए हमने अभी निकालना है अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 1 माइनस I इंटू N अपॉन N माइनस 1, ये फॉर्मूला होता ही है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 1 माइनस I की वैल्यू 0.506 इंटू 2, N की वैल्यू 2 होती है, अपॉन 2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.988 या 98.8%। ओके।